नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने 1857 की क्रांति के विद्रोह के पहले तक का पूरा देख लिया है। इसके आगे के लिए हम आज यहाँ पे आपको बताएंगे कि 1857 की जो विद्रोह हुआ, जिस पे बहुत सारा प्रश्न आता है, तो ये क्यों हुआ, क्या कारण थे, क्या ये ज़रूरी था या फिर अपने आप घटा। जो भी कारण रहा हो, आगे हम इसको समझेंगे। ठीक है। तो मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया कि इस पे मैंने सिर्फ काम के फैक्ट्स को ही लिया है, सारे फैक्ट्स को मैंने इसमें नहीं लिया है। ठीक है ना। और सारे फैक्ट्स काम के हैं भी नहीं। ठीक है। ताकि ये बुक बहुत कम समय में कंप्लीट कराई जा सके। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि अब आपने देखा कि अंग्रेजी नीतियां जो हैं वो चली रही थी। ठीक है। अंग्रेज अपना लगभग पूरा कब्जा जमा चुके थे। असंतोष तो था ही मन में लोगों को। ठीक है। जो इंडियन लोग थे उनके मन में एक असंतोष तो था ही। तो अब यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, उस समय कैनिंग जो थे वो यहाँ पे वो थे, गवर्नर जनरल हुआ करते थे। ठीक है। तो क्या हुआ कि भारत में जो अंग्रेजी नीति के विरुद्ध पनप रहे असंतोष का शायद शासक वर्ग को पूर्वाभ्यास हो चुका था। इसलिए कैनिंग ने यह आशंका व्यक्त की थी कि हमें यह कदाचित नहीं भूलना चाहिए कि भारत के इस शांत आकाश में कभी भी एक छोटी सी बदली उत्पन्न हो सकती है, जिसका आकार पहले तो मनुष्य की हथेली से बड़ा नहीं होगा, किंतु जो उत्तरोत्तर विराट रूप धारण करके अंत में वृष्ट स्फोट के द्वारा हमारी बर्बादी का कारण बन सकती है। मतलब लॉर्ड कैनिंग ने यहाँ पे एक आशंका पहले ही जता दी थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। 1857 के विद्रोह से के फूटने से पूर्व ही भारत में कई स्थानों पर विद्रोह के स्वर फूटने लगे थे। तो ये इस बात को कैनिंग देख भी रहे थे, इसलिए वो उन्होंने इस चीज़ को बोला। अब उसके पहले क्या क्या हुआ, तो देखिए 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, जिसको हेक्टर मुनरो ने लीड किया था। एक वेल्लोर मठ में 1806 ईस्वी में, ठीक है, कुछ सैनिकों द्वारा अंग्रेजों द्वारा अपने सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों के हस्तक्षेप के कारण विद्रोह हुआ और मैसूर के राजा का वहां पे झंडा फहराया वेल्लोर में। ठीक है। 1842 में वर्मा युद्ध के लिए भेजी जाने वाली ब्रिटिश भारत की सेना की 47वीं पैदल टुकड़ी के कुछ सिपाहियों ने उचित भत्ता न मिलने के कारण विद्रोह कर दिया। और एक 1825 ईस्वी में असम मिश्रित तोपखाने में विद्रोह हुआ। देखिए यहाँ पे ये थोड़ा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू का प्रश्न है। यहाँ पे ये देखिएगा कि 1857 के पूर्व की जो ऐसे कौन से कारण थे या ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ, तो उसमें से ये 3-4 पॉइंट्स को लिखा जा सकता है। ठीक है ना। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से उतना महत्वपूर्ण नहीं है। आगे देखते हैं। और एक और विद्रोह भी था जो कि पंजाब स्थित गोविंदगढ़ की एक रेजिमेंट में हुआ था 1849-50 के आसपास। ठीक है। अब हम डायरेक्टली पहुंचते हैं कि विद्रोह के कारण क्या थे। तो सबसे पहले सबको आपको पता है कि चर्बी युक्त जो कारतूस थे वो सबसे मुख्य कारण था। डलहौजी की जो व्यक्तिगत नीति थी, ठीक है, और वेलेजली की जो सहायक संधि थी। डलहौजी की व्यक्तिगत नीति और वेलेजली की सहायक संधि को बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ। डलहौजी की व्यक्तिगत नीति का सीधा सीधा एक मतलब था कि बिना कारण से अकारण रूप से हड़प लेना, राजाओं की जो भी उनका जो सत्ता थी उसको हड़पना। ठीक है ना। बस सीधे सरल भाषा में आपको बता रहा हूँ। ठीक है। और वेलेजली की सहायक संधि का मतलब ये था कि सहायक का मतलब ये है कि हमको आप अपना सहायक बनाओ, हम आपकी शासन में मदद करेंगे। और ये क्या करते थे, चुपचाप अंग्रेज उनके शासन में, राजाओं के शासन में एक क्या करते थे, एक अपना ब्रिटिश रेजिडेंट को वहाँ पे नियुक्त कर देते थे। तो इनको सारी जानकारियाँ मिलती रहती थी, यही ये चाहते थे। ठीक है। अब इसके बाद देखिए उसके बाद क्या हुआ कि अब इसमें कुछ और कारण भी थे, उसको देख लीजिए कि डलहौजी ने क्या किया, अपनी व्यक्तिगत नीति द्वारा जैतपुर, संबलपुर, झांसी, नागपुर आदि राज्यों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। अवध को के नवाब को कुशासन के आधार पर गद्दी से उतार दिया और भूतपूर्व पेशवा की पेंशन जब्त कर ली। ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए जैतपुर, संबलपुर, झांसी, नागपुर, ठीक है, आदि राज्यों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया। ये चारों में मैंने हाईलाइट कर रखा है, इसको आप देख लीजिएगा, यही 4 याद करने हैं। और किसको कुशासन के आधार पर करा, तो अवध के को किया। ठीक है ना। और पेशवा की पेंशन भी जब्त कर ली। डलहौजी ने एक काम और किया, तंजौर और कर्नाटक के जो नवाब थे ना, उनकी राजकीय उपाधियां भी जब्त कर ली। ठीक है। तो ये भी उन्होंने किया था, तंजौर और कर्नाटक जो साउथ में है। इसके बाद है बादशाह को लाल किला छोड़कर कुतुब मीनार में रहने का आदेश कर दिया। बादशाह को भी उन्होंने बोला। अब क्या हुआ कि भारतीय जनता को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि भाई उनका बादशाह जो था वो भारतीय जनता को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब उसको इन्होंने लाल किला छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। तो इस बात से भी खफा थे बहुत ज़्यादा जो इंडियंस थे। और इसके बाद देखिए बम्बई में जो स्थापित इनाम कमीशन ने अपने सिफारिशों के आधार पर करीब 20,000 जागीरों को जब्त कर लिया। ये एक इनाम कमीशन बना हुआ था, उसने क्या करा, 20,000 जागीरों को जब्त किया। ठीक है। और किसानों का जबरदस्त शोषण हुआ। एक और चीज़ हो रही थी, ईसाई धर्म जबरदस्ती प्रचार प्रसार में लगा हुआ था और धर्मांतरण करवा रहे थे ये लोग। ठीक है।
और एक 1856 में जो धार्मिक निरयोगिता अधिनियम भी आया, ठीक है ना, जिसके कारण क्या हो गया कि ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले लोगों को अपनी पैतृक संपत्ति का हकदार माना गया, इस प्रकार से कर दिया। 1833 में एक चार्टर अधिनियम जो आया, ठीक है, तो ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिल गई, ये भी इन्होंने कर दिया। इसके अलावा आर्थिक शोषण भी था, ब्रिटिश भू राजस्व नीतियां थी, और अंग्रेजी सेना में कार्यरत भारतीय सैनिकों के अधिकांश जो कनिष्ठ अफसर थे उनको पदोन्नति नहीं मिलती थी। तो ये सारे कई सारे कारण थे जिसकी वजह से ये विद्रोह पनपा, ठीक है। अब इसके आगे हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक, इससे क्वेश्चंस भी बनते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और एक जो यहाँ पे मैंने बताया था आपको अवध वाला, तो ये कुशासन के आधार पर किसको किया, ये क्वेश्चन बनता है। किस क्रम में इनको किया गया, जयपुर, संबलपुर, झांसी, नागपुर, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। और उपाधियां जब्त की गई, यहाँ से बन सकता है, ठीक है ना। तो ये आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिर इसके बाद देखिए आगे हम देखते हैं कि जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस किसने कहा, तो ये इन्होंने वीर सावरकर जी ने कहा था। 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी, तो ये SM सेन ने लिखी है। द सिपॉय इम्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये RC मजूमदार ने लिखी है। फिर इसके बाद रिवेलियन 1857, ये लिखा है PC जोशी ने। हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी, ये लिखा है TR होम्स ने। द ग्रेट रिबेलियन, अशोक मेहता जी ने लिखा है। और असबाब बगावत हिंद, ठीक है, ये भारतीय भाषा में विद्रोह की प्रथम पुस्तक थी, इसको सैयद अहमद खाजी ने लिखा था। इसको फैक्ट जरूर याद रखिए। असबाब बगावत हिंद थोड़ा सा मुस्लिम नाम टाइप लग रहा है, तो इसको मुस्लिम ही लिखेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि मुस्लिम जो कौन थे, हमारे जो क्रांतिकारियों में सबसे महत्वपूर्ण और पढ़े लिखे, तो वो अहमद खाजी थे, सैयद अहमद खाजी, तो उनका है। और ये भारतीय भाषा की विद्रोह की प्रथम पुस्तक भी थी जो इंडियन लैंग्वेज में थी, ठीक है, ऐसा समझ लीजिए। अब तात्कालिक कारणों की हम बात करें तो वो था चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग, ठीक है, ये तात्कालिक कारण बनाया गया इसको। इसके बाद देखिए एक और चीज़ था जो जिस वजह से समस्या आ रही थी, जो तात्कालिक कारणों में ही गिना गया, कि जो नए रंगरूट मतलब जो जवान होते थे, उनके लिए समुद्र पार के ब्रिटिश प्रदेशों में सेवा करना अनिवार्य कर दिया गया। और उस समय क्या होता था कि भारत में समुद्र पार करना सही नहीं माना जाता था, धर्म के हिसाब से उसको सही नहीं मानते थे, ठीक है ना। कारतूसों के प्रयोग के लिए विवश किया गया, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी, ठीक है। अब इसमें हुआ ये था कि एक ब्राउन बेस जो पहले राइफल हुआ करती थी, उसकी जगह में एनफील्ड राइफल का इन्होंने प्रयोग शुरू करवाया, ठीक है। तो ये दोनों को मैंने हाईलाइट कर दिया, इसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए विद्रोह की जो योजना है उसके बारे में आगे फैक्ट्स है, वो ये है कि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नाना साहब धोधुपंत के निकटस्थ जो अजीमुल्ला खां तथा सतारा के अबदस्त राजा के निकटवर्ती राणोजी बापू ने लंदन में विद्रोह की योजना बनाई, ऐसा मानते हैं, ठीक है ना, ऐसा मानते हैं। तो कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि योजना किसने बनाई, तो भाई यहाँ पे आप नाना साहब धोधुपंत के निकटस्थ अजीमुल्ला खां आप रख सकते हैं, और सतारा के अबदस्त राजा के निकटवर्ती राणोजी बापू ने लंदन में विद्रोह की योजना बनाई, ये आप इसको फैक्ट को देख लीजिएगा। अब इसका क्रांति का प्रतीक क्या था, तो रोटी और कमल था। ये बहुत फैक्ट्स का क्वेश्चन है, सीधे सीधे देख सकते हैं आप। अब घटनाक्रम स्टार्ट कैसे होता है आप उसको देखिए, तो सीधे आप 29 मार्च 1857 को देखेंगे, बैरकपुर की छावनी में घटती है, ठीक है। और जहाँ पे 34वीं NI रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे थे, एक सिपाही ने चर्बी लगे बाग और लेफ्टिनेंट जनरल मतलब ह्यूसन की हत्या कर दी। होता ये है ऐसे समझिएगा इसको, पूरा आपको मैं बता रहा हूँ कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में एक व्यक्ति रहता था मंगल पांडे, ठीक है ना। उसको बोला गया कि भाई तू एक काम कर, ये जो चर्बी लगा कारतूस है इसका प्रयोग करो, ठीक है। वो 34वीं NIA रेजिमेंट के सैनिक थे, मंगल पांडे वहाँ पे रहते थे, ठीक है ना, छावनी में। उनको प्रयोग किया गया, उन्होंने मना कर दिया, ठीक है। और मना करते हुए न सिर्फ मना किया, उन्होंने ये किया कि दबाव बना रहे थे अंग्रेज अधिकारी, तो उन्होंने क्या किया, जो अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूजन, दोनों की उन्होंने हत्या कर दी, ठीक है, सीधे हत्या ही कर दी, ठीक है। अब मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गाजीपुर, अब बलिया जिले के रहने वाले थे, ठीक है। वह बंगाल स्थित बैरकपुर छावनी के इन्फेंट्री का जवान था। बैरकपुर छावनी कहाँ थी, बंगाल में थी। मंगल पांडे कहाँ के थे, गाजीपुर, अब वर्तमान में बलिया हो गया, वहाँ के रहने वाले थे, ये भी ध्यान रखिएगा। अब क्या होता है कि अब चूंकि इन्होंने हत्या कर दी तो इनको भाई सजा मिलेगी, सजा इनको दी गई फांसी की। 8 अप्रैल 1857 को अदालत के निर्णय के बाद इनको फांसी की सजा दे दी गई और 34वीं रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। लेकिन अब इतना हुआ, अब इससे क्या होगा, इससे विद्रोह का प्रसार चालू हो जाएगा। विद्रोह का प्रसार कैसे होता है, तो 10 मई 1857 को मेरठ स्थित सैनिक छावनी 20 NI, ठीक है, वो किसके थे, 34वीं NIA के थे, ठीक है, रेजिमेंट जो थी, ये 20 NIA तथा 3 LC की पैदल सैन्य टुकड़ी ने चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करके विद्रोह कर दिया।
और ये उन्होंने अपने अपने उच्चाधिकारियों की हत्या करके दिल्ली को रवाना हो गए। उच्चाधिकारियों की हत्या भाई सीधी सी बात है, मंगल पांडे जी ने कर दी, ठीक है, और उन्होंने एक वो बना दिया, लीक बना दी, अब आप उस पर चलना है आपको। तो पता चला जहाँ जहाँ विद्रोह हो रहा था सीधे वो हत्या कर रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। 11 मई को प्रातः विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार कर मुगल बादशाह बहादुर शाह को द्वितीय को पुनः भारत का सम्राट और विद्रोह का नेता घोषित कर दिया। ठीक है, अब पुनः भारत का सम्राट क्यों? क्योंकि बताया ना आपको कि भाई जो मुगल सम्राट को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, पदवी छीन रहे थे उसकी, ठीक है ना, तो ये उन्होंने कर दिया। अब देखिए, अब अलग अलग जगहों पर देखते हैं, तो कानपुर में हुआ, ठीक है, डेट आप देख लीजिएगा, ठीक है, 5 जून को वहाँ पे स्टार्ट होता है, 5 जून को नाना साहब दो पंत रहेंगे, ठीक है, और उनकी सहायता करेंगे तात्या टोपे। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। कानपुर में हुआ, नाना साहब के नेतृत्व में हुआ, तात्या टोपे सहायता करेंगे। नाना साहब क्या करेंगे, लगातार पराजय हुई उनकी तो नेपाल चले गए, ठीक है। अब नाना साहब ने अंग्रेजों को चुनौती देते हुए कहा था कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है और मेरे और अंग्रेजों के बीच जंग जारी रहेगी। ये किसने बोला था? नाना साहब ने बोला था। कहाँ चले गए थे? नेपाल चले गए थे। अब क्या होता है कि दिल्ली की बात आती है, तो दिल्ली में बख्त खां थे उस समय, उनके विद्रोह, सहयोग से विद्रोह का नेतृत्व हुआ वहाँ पे, ठीक है ना। और वहाँ पे क्या हुआ कि हडसन जो था दिल्ली का, जो दबाएगा जो दिल्ली का विद्रोह को दबाने वाला व्यक्ति होगा वो होगा हडसन। उसने हुमायूं के मकबरे में अंग्रेज लेफ्टिनेंट हडसन के समक्ष आत्म समर्पण करवा लिया उन्होंने। किसको करवा लिया? वक्त खां से करवा लिया। इसका मतलब ये ध्यान रखिएगा कि वक्त खां जो है वो दिल्ली में नेतृत्व करेंगे, ठीक है ना। वक्त खां जो है वो दिल्ली में नेतृत्व करेंगे, हडसन उनको करेंगे। हडसन ने मिर्जा इलाही बख्श की मदद से बहादुर शाह द्वितीय को बंदी बना लिया था, ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय को बंदी बना लिया था मिर्जा इलाही बख्श की मदद से। इससे फर्क नहीं है, यहाँ पे लिख दिया गया था, थोड़ा सा एक फैक्ट लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि भाई हडसन ने किसकी मदद ली। अब चूंकि हडसन विद्रोह को दबा रहा है तो भाई किसकी करेगा, तो ये किसी की मदद लेगा तो मिर्जा इलाही बख्श की मदद लेता है वहाँ पे। ये फैक्ट भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। और बहादुर शाह द्वितीय को बंदी बना लेता है, ठीक है ना। बम्बई के गवर्नर एल्फिस्टन ने दिल्ली संघर्ष की भयंकरता को नादिर शाह के आक्रमण से भी अधिक भयंकर बताया है, ठीक है। अब ये फैक्ट भी महत्वपूर्ण है कि भाई किसने इसको बहुत भयंकर बताया, तो एल्फिस्टन ने बताया, ठीक है। और अब क्या हुआ कि बहादुर शाह को बंदी तो बना लिया गया, अब उनको कहाँ भेज दिया गया, तो रंगून भेज दिया गया। ये लिखा हुआ है, रंगून भेज दिया गया, ठीक है। और रंगून में ही वहाँ उनकी मृत्यु भी हो गई, वहाँ पे उनकी मजार भी बनी हुई है। उसमें लिखा गया है कि जफर इतना बदनसीब है कि उसे अपनी मातृभूमि में दफन के लिए 2 गज जमीन भी नसीब ना हुई, ठीक है। तो ये उन्हीं के शब्द हैं। अब देखिए एक चीज़ और समझिएगा यहाँ। अब बात लखनऊ के बीच कर लेते हैं। तो लखनऊ में 4 जून 1857 को विद्रोह शुरू हुआ। बेगम हजरत महल वहाँ पे हैं और उनका अल्पायु पुत्र बिरजिस कादिर है, ठीक है। उनका अल्पायु पुत्र बिरजिस कादिर है, ठीक है। और ये जो बेगम हजरत महल हैं, ठीक है ना, ये वाजिद अली शाह जो थे, ठीक है, अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था, ठीक है। तो उनसे इनका संबंध था, ठीक है ना, बेगम हजरत महल का। उनका पुत्र बिरजिस कादिर था, ठीक है। तो इनको इन्होंने क्या किया, लखनऊ में नवाब घोषित किया। तो ऐसे प्रश्न आता है कि लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो बेगम हजरत महल ने किया, ठीक है ना। और लखनऊ के बाद बेगम हजरत महल ने मौलवी अहमदुल्ला के साथ शाहजहांपुर में भी विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। वो सिख पराजित होकर वो भी नेपाल चली गई। नेपाल और कौन गया था? नाना साहब गए थे, तो ये भी नेपाल चले गए, ठीक है ना। ठीक है, अब ये क्यों हो रहा था, ये हार क्यों रहे थे, क्या समस्याएं थी, वो आगे आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। झांसी में क्या होता है, 4 जून 1858 को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह की शुरुआत होती है, ठीक है ना। और उनके बारे में आप सब कुछ जानते हैं कि क्या होता है फिर बाद में, ठीक है। ग्वालियर में तात्या टोपे के साथ विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया उन्होंने, ठीक है। और हीरोज से लड़ते हुए उनको वीरगति की प्राप्ति हुई, ठीक है। डेट्स वगैरह मत देखिएगा, डेट्स का कोई काम नहीं है। जनरल ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई की जो क्षमता थी उससे प्रभावित होकर एक चीज़ बोली थी कि भारतीय क्रांतिकारियों की यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है, ठीक है। मतलब उन्होंने मर्द की संज्ञा दी थी रानी लक्ष्मीबाई को, ठीक है ना। उनका मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका था। और उनका जो जन्म है वो वाराणसी में हुआ था, उनकी मृत्यु जो है वो ग्वालियर में हुई थी। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, ठीक है। और ये भी नेपाल चले गए थे। और वहाँ पे ये पकड़े कैसे गए, तो इनका एक मित्र था मान सिंह, उसने क्या किया, विश्वासघात करा दिया। और विश्वासघात करने ये पकड़ा गए। और पकड़े जाने के बाद इनको 18 अप्रैल 1859 को, ठीक है, इनको फांसी दे दी गई, ठीक है। 18 अप्रैल 1859 को इनको फांसी दे दी गई। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, शिवपुरी में इनको फांसी दी गई थी, ठीक है, वो मध्य प्रदेश का फैक्ट है। अब देखिए एक और अगला फैक्ट है
कि इटली का जो गैरीबाल्डी की संज्ञा दी जाती है ना, तो उसको स्वतंत्रता संग्राम में तात्या टोपे थे, उनको इटली का गैरीबाल्डी की संज्ञा दी जाती है। ठीक है। और ये जो तात्या टोपे थे ना, वो कमांडर इन चीफ थे नाना साहब की जो सेना थी उसके। ठीक है। जगदीशपुर की बात करते हैं, आरा बिहार के वो थे, कुंवर कुंवर सिंह वहाँ का नेतृत्व वो करेंगे। ठीक है ना। और बिहार का शेर उनको कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि उन्होंने रोहतास, मिर्ज़ापुर, रीवा, बांदा तथा लखनऊ तक फहराया। ठीक है ना। मतलब उस समय रीवा रियासत हुआ करती थी, वहाँ तक ये आए थे। ठीक है ना। और इसके बाद देखिए कि फैजाबाद की बात करते हैं हम, तो फैजाबाद में क्या हुआ कि मौलवी अहमदुल्ला जी थे। ठीक है ना। और ये मूलतः जो थे अरकाट तमिलनाडु के निवासी थे। लेकिन फैजाबाद फैजाबाद ये वही है, इस एरिया जो अयोध्या का क्षेत्र है ना, जो राम जन्मभूमि वगैरह उधर साइड का है। तो ये मौलवी अहमदुल्ला यहाँ पे है। ठीक है। और फिर इसके बाद देखिए कि अहमदुल्ला की गतिविधियों से अंग्रेज इतने चिंतित थे कि उन्होंने इन्हें पकड़ने के लिए 50,000 रुपये का नगद इनाम भी घोषित किया। ठीक है ना। और इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, कहाँ पे? कोवाया में। ठीक है। यूपीपीसीएस के हिसाब से आ सकता है कि मौलवी अहमदुल्ला की मृत्यु कहाँ पे हुई, तो आप बता सकते हैं कोवाया में, गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब इसके बाद रुहेलखंड की बात करें तो रुहेलखंड में खान बहादुर खां थे। ठीक है। ये बरेली वाला एरिया था, तो इसमें खान बहादुर खां थे। इसके बाद असम की बात करें तो वहाँ पे मनीराम दत्त थे। ठीक है। और इसके बाद उड़ीसा की बात करें तो वहाँ पे संबलपुर के जो राजकुमार थे सुरेंद्र साई थे। ठीक है। गंजाम में देखा जाए तो राधा कृष्ण दंड सेन थे। और इसके अलावा पंजाब का अधिकांश हिस्सा जो था वो विद्रोह से अलग रहा। थोड़ा सा ये क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि पंजाब अपवाद की श्रेणी में आ रहा है, तो इसलिए पंजाब जो इसका क्षेत्र था वो थोड़ा सा इससे अलग था। सतारा की बात करें तो रंगोजी बापूजी गुप्ते थे वहाँ पे। और 1857 के विद्रोह को जो है तो जो उर्दू कवि मिर्जा गालिब थे उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। ठीक है। एक चीज और देखिए, 1806 ईस्वी में एक बलवंत राव फड़के के नेतृत्व में संपन्न बेल्लौर क्रांति को 1857 की क्रांति का पूर्वाभ्यास कहा जाता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इसके पहले जो कुछ घटनाएं हुई थी, जिसमें एक बेल्लौर वाली घटना भी हुई थी। ये बेल्लौर की जो क्रांति थी उसमें बलवंत राव फड़के थे, उनके नेतृत्व में हुआ था, तो इसको पूर्वाभ्यास बोला जाता है। मतलब ऐसा माना जाता है कि थोड़ी प्रैक्टिस टाइप की थी वो। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि बेल्लौर क्रांति को जो है तो पूर्वाभ्यास कहा जाता है अभी भी। इसके बाद देखिए विद्रोह के बारे में जॉन लॉरेंस ने कहा कि यदि उनमें विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम सदा के लिए हार जाते। मतलब ये इतना आसान नहीं था। आप समझ रहे हैं, हर जगह विद्रोह हो रहा है, तो अचानक से अंग्रेज परेशान हो गए, क्योंकि वो इतना एक्सपेक्ट किए ही नहीं थे कि ऐसा भी ये लोग कर देंगे, और इन्होंने किया। ठीक है। फिर आता है विद्रोह का स्वरूप कैसा था। इससे मेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। प्रीलिम्स के लिए आप थोड़ा सा देख लीजिए, है ना, कि 1857 के विद्रोह को एक सैनिक विद्रोह पर कौन मानता है? ये जॉन सीले मानते हैं। कहते हैं कि भाई ये क्या है, विद्रोह एक केवल सैनिक विद्रोह पर था। ठीक है। और फिर रीज थे, एक LER रीज करके थे। इन्होंने कहा कि कट्टरपंथियों द्वारा ईसाइयों के विरुद्ध संग्राम, इन्होंने इसको धर्म से जोड़ दिया। बोला ईसाइयों के विरुद्ध में कट्टरपंथी लोग वो कर रहे हैं, संग्राम कर रहे हैं। फिर TR होम्स थे। इन्होंने कहा सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष, ये TR होम्स ने कहा। ठीक है। और जो सावरकर जी थे उन्होंने अपनी एक पुस्तक भी लिखी, तो उनमें उसमें इन्होंने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, वीर सावरकर जी ने। सावरकर जी के मत से सहमति व्यक्त करते हुए डॉक्टर SN सेन ने अपनी पुस्तक 1857 में विचार व्यक्त किया कि जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में शुरू हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। देखिए ये बात SN सेन ने इसलिए कही कि उन्होंने कहा कि भाई धर्म से शुरू हुई चीज चर्बी युक्त कारतूस वाली बात थी, धर्म नष्ट की बात थी। ठीक है। और ये खत्म कहाँ हो रहा है? तो ये बोले खत्म हो रहा है स्वतंत्रता संग्राम में। धर्म की लड़ाई चालू होकर स्वतंत्रता संग्राम में खत्म हुई। तो ये SN सेन ने भी इसको माना है और वीर सावरकर जी ने भी माना है। फिर इसके बाद देखिए, एक थे RC मजूमदार। तो इन्होंने क्या किया, इनके दोनों के अपोजिट में बोला। मजूमदार जी ने इन दोनों के अपोजिट में बोला, और वो कहते हैं कि यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना तो पहला ही और ना ही राष्ट्रीय था, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। मतलब बोलते हैं ये कोई ना राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था, ये कुछ भी नहीं था ऐसा। ठीक है। ना तो प्रथम संग्राम था, ना तो पहला था, ना तो राष्ट्रीय था, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। इस प्रकार से उन्होंने इसको कहा। इसके बाद देखिए हम आगे देखते हैं कि जो SB चौधरी जी थे उन्होंने उसको सामंती क्षोभ कहा है। ठीक है। और डिजराइली ने इसको राष्ट्रीय विद्रोह कहा था।
इसको मैंने ऊपर लिख दिया है, इसको देख लीजिएगा, ये कहीं पे आगे आएगा, लेकिन फिलहाल मैंने उसको ऊपर अलग से हाईलाइट करके लिख दिया है। एक उस समय देखिए, अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और है, इसको भी थोड़ा सा आप देखिए, है ना, कि जो उस समय विद्रोह के समय ब्रिटिश पीएम कौन था, ठीक है, जो ये सब करवा रहा था, तो वो कौन था? तो ये ब्रिटिश जो पीएम उस समय थे वो थे विंसकांट पामस्टन, ठीक है, ये थे। और इसके बाद जो एस एन सेन थे, वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे, ठीक है, एस एन सेन। समझ में आ गया? अब कुछ आगे देखिए, टेबुलर फॉर्म में दिया गया है 1857 ईस्वी के विद्रोह का जो स्वरूप था वो कैसा था, क्या था, ये देख लीजिए आप। तो यह एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था, सावरकर जी ने कहा। तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये आरसी मजूमदार ने कहा है, रमेश चंद्र मजूमदार ने। यह विद्रोह राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम था, ये एस एन सेन ने कहा है। यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है, ये डिज़राइली ने कहा है, ठीक है। अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, ये इसने आउस्टम एंड टेलर ने बोला है, आउटस एंड टेलर ने बोला है। ईसाइयों के लिए धर्म युद्ध, रीज ने बोला है। यह स्वतंत्रता संग्राम था, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने भी बोला है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको और थोड़ा सा बना देता हूँ, ये ईश्वरी प्रसाद जी ने भी बोला है, इसको मैंने कर दिया। यह एक सामंतवादी, सामंतवादी की बात आएगी तो एस बी चौधरी। अब चौधरी से सामंतवादी याद रखिएगा, पहले का प्राचीन काल में चौधरी लोग होते थे ना, जिसे कहते हैं चौधरी साहब, चौधरी साहब, तो उसकी ऐसे समझ लीजिए आप लोग कि चौधरी जी मतलब कोई बहुत बड़े सामंत वामंत टाइप के, तो ऐसे लिंक करके याद करने के लिए आप रख लीजिएगा, ठीक है। और 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था जिसका तात्कालिक कारण चर्बीयुक्त कारतूस था, ये पी रॉबर्ट्स ने इसको बोला था, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और जो छूट गया है वो ये था, ये जो आपने देखा होगा कि जेम्स आउटस एंड डब्ल्यू टेलर, तो ये भी एक ध्यान रखिएगा इसको भी, है ना। और डिज़राइली ने जो बोला, ठीक है। और विद्रोह राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम था, एस एन सेन ने कहा है। अब देखिए 1857 का जो विद्रोह हुआ उसको भाई किसी ने तो दबाया भी है, तो किसने किसने दबाया है ना, इसको भी हम देख लेते हैं जल्द से जल्द। तो दिल्ली में हट्स, निकलसन एंड हडसन ने दबाया इसको, ठीक है। कानपुर में कैंपबेल, कासे कानपुर, कासे कैंपबेल, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए कानपुर के बाद देखिए लखनऊ, तो ये कैंपबेल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ पे आप ऐसे बना लीजिए, ये दोनों आपके कैंपबेल और कैंपबेल, ये दोनों कहाँ कहाँ हैं, तो कानपुर और लखनऊ में, दोनों में, ठीक है। और ये दोनों, इसके बाद देखिए फिर इसके बाद है झांसी और ग्वालियर की बात करें तो ये जो है जनरल हीरोज है, या आपको पहले से पता है। जगदीशपुर की बात करें तो मेजर विलियम टेलर, ठीक है। अगर हम वहाँ की बात करें तो ये मेजर विलियम टेलर है वहाँ पे, इसको ध्यान रखिएगा। फैजाबाद की हम बात करें तो फैजाबाद में जो है तो जनरल रेनॉल्ड करके थे, ठीक है। इलाहाबाद में कर्नल नील थे, ठीक है। और बरेली में विंसेंट आयर थे। ये ध्यान रखिएगा आप लोग थोड़ा सा इसको अच्छे से कि कौन कहाँ आंदोलन दबा रहा है, ठीक है। सबसे पहले दो चीज़ ध्यान रखिएगा, लखनऊ कानपुर का इकट्ठा याद रखिएगा, कैंपबेल हैं दोनों के, ठीक है, लखनऊ और कानपुर, ठीक है। इलाहाबाद का कर्नल नील अलग याद रखिएगा, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके बाद बरेली का विंसेंट आयर है, ठीक है। और इनके सबके विद्रोही नेता भी थे जो मैंने आपको पहले उधर बता दिया है, ठीक है। अब विद्रोह के हम परिणाम की बात करते हैं, ठीक है। विद्रोह, डेट्स मत याद करिएगा, डेट्स का जरूरत नहीं है। अब स्पेसिफिक कोई किसी एग्जाम में डेट पूछ ही देगा तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते, बस पहली डेट याद जरूर रखिएगा, है ना। अब देखिए 11 मई क्यों लिखा है, 10 मई को शुरू होगा, अगले दिन पहुंच जाएंगे, तो ये 11 मई लिखी हुई है यहाँ पे डेट, ठीक है ना। अब विद्रोह का परिणाम की हम बात कर लेते हैं। तो अब क्या हुआ कि भाई इससे क्या हुआ, अंग्रेज बहुत परेशान हुए, और इसके अलावा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो बहुत परेशान हुई, ठीक है, जो लंदन में थी। तो ये क्या होता है कि ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया, कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकार को वापस ले लिया, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उसको इन्होंने समाप्त कर दिया, ठीक है। इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी की उद्घोषणा को पढ़ा, ठीक है। एक उद्घोषणा हुई रानी की, ठीक है, उसमें इन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें करी, बदली, भाई बदलाव की बात आई तो इन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें बदली। तो वो क्या क्या था, तो 1 नवंबर 1858 को कैनिंग ने उस घोषणा को पढ़ा, ठीक है। कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे पहले, ठीक है, बाद में यही वायसराय बन जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, अब आगे वो आएगा, बताऊंगा मैं आपको। तो 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में, ठीक है, कैनिंग जो है तो लॉर्ड कैनिंग ने महारानी की उद्घोषणा को पढ़ा। अब इसमें क्या हुआ कि 15 सदस्यों वाली एक इंडिया काउंसिल की स्थापना कर दी इन्होंने, ठीक है, 15 सदस्यों की एक इंडिया काउंसिल,
भारत परिषद, ये भारत परिषद लंबे समय तक रहेगी, ध्यान रखिएगा। जितने सुधार आएंगे, मार्ले मिंटो आएगा, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आएगा, तो इन सब में भारत परिषद की भी रोल उसमें रहेगा, ठीक है। आगे अब देखिए इसमें क्या है कि अब उद्घोषणा में क्या हुआ कि कैनिंग को वायसराय की उपाधि इन्होंने दे दी, ये देखिए, गवर्नर जनरल का पद को समाप्त कर दिया। और एक भारत सरकार अधिनियम 1858 को पारित हुआ, ठीक है, और पिट्स इंडियन एक्ट के द्वारा की गई जो व्यवस्था थी समाप्त हो गई। वो जो बोर्ड ऑफ गवर्न जो डायरेक्टर को, ये जो आपने दिखा होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये इसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। अब क्या होता है, एक पील कमीशन ये बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि भाई सेना का विद्रोह था, तो सेना की जांच संबंधी कुछ करेंगे कि भाई पता लगाओ ये ऐसा घटना क्यों हुई, दोबारा ना हो ये घटना। तो इन्होंने क्या करा, एक पील कमीशन की नियुक्ति कर दी। पील कमीशन ने क्या किया कि अब पील कमीशन ने ये किया, रिपोर्ट पर सेना में क्या किया, भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपियों का अनुपात बढ़ा दिया गया। भाई पहले क्या था, भारतीय ज़्यादा थे, तो इन्होंने क्या किया, यूरोपियों को ज़्यादा बढ़ाओ, ठीक है ना। और सैनिकों की भर्ती हुई तो एक रॉयल कमीशन का गठन हुआ तथा बड़ी कुटिलता से फूट डालो और राज्य करो की नीति का अनुसरण करते हुए सेना के रेजिमेंट को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित कर दिया गया। ये देखिए आज भी आपने देखा होगा गोरखा रेजिमेंट, पंजाब की रेजिमेंट, दुनिया भर की रेजिमेंट जो बनी हुई हैं, यह सब उसी समय की बात है। धर्म और जाति के नाम पे अलग अलग बांट दिया गया ताकि आइडेंटिफाई करना पड़े कि हाँ भाई कौन गड़बड़ी फैला रहा है, इसलिए इन्होंने एकदम अलग वो कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए कैनिंग के समय 1861 का इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 का और 1861 का ही इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट, दोनों ये पारित हुए। इसको भी मैं अलग से लिख देता हूँ आपको। तो 1861 का इंडियन हाई कोर्ट एक्ट एक तो ये था, और दूसरा 1861 का इंडियन सिविल सर्विस एक्ट, ये दोनों पारित हुए, ठीक है। अब देखिए एक बार फिर से हम जल्दी से देख लेते हैं, जो अभी ये जो हमने पहले पढ़ा उसी के ये सारे फैक्ट्स हैं, इसको फटाफट देख लेते हैं। कि आर सी मजूमदार ने तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह, ना तो इसको प्रथम तो स्वतंत्रता संग्राम था, ना ही राष्ट्रीय था, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये इन्होंने बोला था मजूमदार जी ने, ये लिखा हुआ है। इसके अलावा ब्रिटिश शासन सांसद डिजराइली ने इसको राष्ट्रीय विद्रोह कहा, वो लिखा गया है। सावरकर जी ने इसको सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी, ये लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए पंजाब, राजपूताना, पटियाला, जींद, हैदराबाद और मद्रास के शासकों ने बिल्कुल हिस्सा नहीं लिया था। किसने हिस्सा नहीं लिया, ये अलग ऊपर देख लीजिए। हैदराबाद, इसको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा गड़बड़ी फैलाता है ये हैदराबाद जो है, ये मतलब आप बहुत बार इसको देखेंगे। सहायक संधि की स्वीकार करने की बारी आई तो सबसे पहले कर लेगा, सबसे बड़ा राज्य भी था, ठीक है। जब कभी उत्तर भारत में जब मुगलों का ये सब चल रहा था तो कभी इससे बदलना, कभी उससे बदलना, ठीक है ना, ये कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, ये खूब इनने करा। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो विद्रोह में पंजाब, राजपूताना, पटियाला, जींद, हैदराबाद और मद्रास, ये इन्होंने हिस्सा नहीं लिया था, ठीक है ना। अब इस ये एक चीज़ और समझिए, विद्रोह में एक जो इलाहाबाद है, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कि जो इलाहाबाद है, अब तो प्रयागराज नाम हो गया है, ठीक है ना, इसको इन्होंने अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, ठीक है, अंग्रेजों ने। फिर इसके बाद देखिए अवध को सैनिकों की पौधशाला कहा जाता था उस समय के लिए, ठीक है। कैनिंग जो थे वो पहले वायसराय बने, पहले गवर्नर जनरल थे, लेकिन जो उद्घोषणा हुई रानी की तो गवर्नर जनरल के पद को बाद में समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह वायसराय बना दिया, तो तब से वायसराय चलने लगा। अब 1857 के विद्रोह के समय जो कंपनी का राजनीतिक एजेंट था, ठीक है, वो कौन था, साइमन फ्रेजर था। जो जो राजनीतिक एजेंट था वो साइमन फ्रेजर था। अब देखिए इस समय कैनिंग ने एक और चीज़ कही थी कि यदि सिंधिया विद्रोह में शामिल हो जाता तो मुझे कलीब स्तर गोल करना होता, क्योंकि सिंधिया जो थे ग्वालियर के, उन्होंने इसका सपोर्ट नहीं किया था उस समय, ठीक है ना। फिर देखिए अन्य जन आंदोलन, अब इसके आगे फिर से देखते हैं अन्य जन आंदोलन। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स चल रहे हैं, 1857 क्रांति, जन आंदोलन, फिर जनजातीय आंदोलन आएगा, धर्म सुधार आएगा इसके आगे, है ना। फिर इसके बाद हम क्रांतिकारी गतिविधियों में चले जाएंगे, फिर गांधी युग चालू होगा, है ना। इसके बाद देन फिर धीरे धीरे करके संवैधानिक विकास होगा, है ना, और फिर देन स्वतंत्रता मिलेगी। तो अब यहाँ पे जन आंदोलन, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इसको जरूर आप देखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए राजनीतिक धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत जो फकीर विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, वहाबी विद्रोह, कूका विद्रोह, ये सब महत्वपूर्ण है। फकीर विद्रोह कहाँ हुआ, बंगाल में हुआ, 1776-77 में शुरू हुआ, ठीक है। घुमक्खड़ मुसलमान धार्मिक फकीरों का एक गुट था, ठीक है, और इसका जो नेता था वो था मजमून शाह, ठीक है। अब इसमें दो लोग और जुड़े हुए थे, ठीक है। मजमून शाह की मृत्यु के बाद कौन आया, चिराग अली आएगा। तो ये कभी आता है कि फकीर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो मजमून शाह और चिराग अली दोनों ने किया, ठीक है। इसके बाद देखिए और इसमें दो लोग और जुड़े, भवानी पाठक और देवी चौधरानी, ठीक है।
भवानी पाठक और देवी चौधरानी जैसे हिंदू नेताओं ने इस आंदोलन की सहायता की। सन्यासी विद्रोह की हम बात करें तो ये बंगाल में हुआ 1770 ईस्वी में होता है ये, ठीक है ना। तीर्थ स्थलों पर लगे प्रतिबंध ने सन्यासियों को इतना शुद्ध कर दिया कि वो विद्रोह पर उतर आए। तीर्थ स्थलों पर की यात्रा पर लगा प्रतिबंध लगाया गया था, उसके आधार पर ये हुआ था, ठीक है ना। और इसमें क्या था, अधिकांशतः जो थे शंकराचार्य के अनुयायी थे, जो हिंदू नागा और गिरि सशस्त्र सन्यासी थे। कौन थे ये लोग जो सन्यासी विद्रोह में शामिल थे? तो ये हिंदू नागा और गिरि सशस्त्र सन्यासी थे, ठीक है। इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर इसके आगे देखिए कि वॉरेन हेस्टिंग ने लंबे सैन्य अभियान के बाद इस विद्रोह को कुचलने में सफलता पाई, जो सन्यासी वाला था। अब ये आनंद मठ में इस सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है, ठीक है। इसके बाद पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी जो था वो धार्मिक संप्रदाय मेघालय गारो पहाड़ियों में पागलपंथी नामक धार्मिक संप्रदाय एक था, उसने किया, ठीक है। इसका नेता जो था टीपू था, ठीक है, और उसके माध्यम से ये हुआ। इसके बाद वहाबी आंदोलन, तो ये वहाबी को पहला मुस्लिम स्वतंत्रता संग्राम भी बोला जाता है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? तो दारुल हर्ब, जो कि काफिरों का देश को दारुल इस्लाम जो है ना, मुसलमानों का देश बना करके और प्रचार प्रसार करना। वहाबी आंदोलन के जो संस्थापक थे वो अब्दुल वहाब थे, ठीक है ना। लेकिन जो इस आंदोलन को जो भारत में लोकप्रियता मिली बहुत ज़्यादा, वो मिली सैयद अहमद राय बरेलवी, ठीक है। सैयद अहमद बरेलवी का नाम इनको बहुत मिली, ठीक है, भारत में। तो आपको मेन नाम याद रखना है सैयद अहमद बरेलवी, जो कि वहाबी आंदोलन से संबंधित है, जिनके कारण लोकप्रिय मिला हो। अब्दुल वहाब तो थे ही, वो तो मेन थे। सैयद अहमद, अब देखिए सैयद अहमद जो थे, ठीक है, वो बरेलवी की बात हो रही है ना। तो इन्होंने अपने नाम के सिक्के चलवाए और 1826 ईस्वी में इन्हें खलीफा घोषित कर दिया गया, ठीक है। लेकिन इनकी शीघ्र ही 4 साल बाद मृत्यु हो गई, 1831 में, 5 साल बाद। इसके बाद सैयद अहमद की मृत्यु के बाद पटना जो है वो बहावी आंदोलन का केंद्र बन गया, और इसमें दो दो लोग थे, एक विनायत अली और एक इनायत अली, ठीक है, अली ब्रदर्स जिसको हम बोलते हैं, वो इसमें थे। बाकी 2 लोग और भी थे, लेकिन आपके मेन काम के यही 2 लोग हैं, ठीक है, विलायत अली और इनायत अली, ये थे। इसके बाद देखिए अब इनका उद्देश्य पूरा क्या था? तो इस आंदोलन भारत को, ये जो आंदोलन था वो भारत को अंग्रेजी प्रशासन से मुक्त कराने और मुस्लिम राज्य की स्थापना करने के लक्ष्य से प्रेरित था, ठीक है। तो ये था, इससे पुनरुद्धार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अब कूका आंदोलन की बात करते हैं। कूका आंदोलन, देखिए सन आप देख लीजिएगा, अगर आपको सन का पढ़ना है तो सन देख लीजिएगा, लेकिन ये कूका आंदोलन ये कोई स्पेसिफिक सन में हुआ नहीं, 1860 से 70 लिखा हुआ है, तो ऐसा विज्ञान में तो आएगा नहीं। लेकिन हाँ, इसका जो नेतृत्व करते थे वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो उनको देख लीजिए। तो इसकी शुरुआत जो होती है वो जवाहर भगत मल, ठीक है, जवाहर मल, भगत जवाहर मल यहाँ लिखा हुआ है, या जवाहर भगत मल, कई बार ऐसे दोनों नाम आते हैं, वो हुआ। और लेकिन इनका जो वास्तविक नाम था ना, वो चर्चा वाला नाम, वो था सियान साहब, ठीक है। क्या था? तो आप देखिए ये जो इनका नाम था ना, वो था सियान साहब के नाम से चर्चित थे ये जवाहर भगत मल, ठीक है ना। इनके एक शिष्य हुए, उनका नाम बालक सिंह था, तो ये भी इससे जुड़ेंगे, ठीक है ना। और कूका आंदोलन के जो नेता फिर एक और होंगे, ठीक है ना, वो क्या होंगे, वो कौन होंगे? तो ये होंगे राम सिंह, ठीक है। क्योंकि क्या हुआ कि समय समय पे देखिए लोग बदल रहे हैं ना, यहाँ पे जवाहर भगत मल, बालक सिंह, है ना, यहाँ पे जो थे वो, है ना, और उसके बाद राम सिंह कूका जो है वो आते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये बना हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब जैसे 3 नंबर में कभी राम सिंह कूका ही आ जाता, तो इसमें आप तो लिख ही सकते हैं ना कि भाई कूका आंदोलन जो था वो उसका था 1860 से 70 के बीच में। और इसके अलावा नामधारी सिख संप्रदाय जो था उसकी भी स्थापना इन्होंने किया था राम सिंह जी ने, ठीक है, तो ये रख लीजिएगा। इसके बाद रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह भी कहाँ हुआ? पश्चिमी घाट में होता है, रामोसी जनजाति के द्वारा, ठीक है ना। और इसका जो नेता था वो कौन था? चित्तर सिंह, ठीक है, चित्तर सिंह इसके वो थे। और अब रामोसी कभी मराठा, रामोसी थे कौन? तो रामोसी कभी मराठा साम्राज्य की सेना और मुस्लिम और पुलिस में अधीनस्थ कर्मचारी हुआ करते थे। किसमें? मराठा साम्राज्य की सेना में। कौन? रामोसी। और पुलिस में अधीनस्थ कर्मचारी हुआ करते थे, ठीक है ना। अब इसमें एक और आएंगे नरसिंह दत्तात्रेय पेंतकर, तो नरसिंह दत्तात्रेय पेंतकर भी आएंगे, ठीक है। और ये किसमें? रामोसी में आएंगे, चित्तर सिंह और नरसिंह दत्तात्रेय पेंतकर। गडकरी विद्रोह की हम बात करें तो गडकरी विद्रोह का केंद्र कहाँ? कोल्हापुर महाराष्ट्र में था, ठीक है ना। गडकरी वे लोग थे जो मराठों के किलों में कार्यरत अनुवांशिक कर्मचारी हुआ करते थे, ठीक है ना, ये वो थे।
ठीक है। फिर इसके बाद वादी विद्रोह था एक, तो इसका जो सरदार था वो फोंड सावंत करके था। बेलोफंती का एक विद्रोह आया जो त्रावणकोर में हुआ, केरल में हुआ था है, ठीक है ना। और एक आता है किटूर चिन्नम्मा विद्रोह, ये 1824 से 29 के बीच में होता है, ठीक है, किटूर कर्नाटक के। और इसमें क्या हुआ कि जो दिवंगत राजा थी उनकी विधवा चिन्नम्मा थे ने रामप्पा की सहायता से वहाँ पे विद्रोह किया था। तो चिन्नम्मा का विद्रोह जो था वो 1824 से 29 के बीच में होता है, ठीक है ना। एक चीज़ और देखिएगा यहाँ पे कि आपको जैसे याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप इसको वीडियो को थोड़ा सा पॉज करिए, और जब जिस सन की अगर सन याद करना है तो उस सन के बारे में थोड़ा 2 मिनट सोचिए और ये देखिए कि क्या कैसे हुआ, ठीक है ना। इसके बाद गंजाम विद्रोह की हम बात करते हैं। गंजाम विद्रोह जो है 1800 से 1805 ईस्वी के बीच हुआ। गंजाम विद्रोह का जो नेतृत्व था वो सीकर भंज ने किया था, ठीक है। गंजाम तो सीकर भंज, गंज भंज ऐसे याद रख लीजिएगा इसको, श्रीकर भंज ने, ठीक है। फिर इसके बाद देखिएगा कि जो पाइक विद्रोह था 1817 में उड़ीसा में हुआ, ठीक है ना। पाइक विद्रोह उड़ीसा में हुआ था और इसके जो नेता थे वो जगबंधु थे, ठीक है। इसके नेता जो थे वो जगबंधु थे, ठीक है। इसके बाद जनजातीय आदिवासी विद्रोह तो थे ही, कई सारे थे, लेकिन स्पेसिफिक देखें अब जनजाति विद्रोह जो थे उसके कारण क्या थे, आगे जनजाति विद्रोह आएगा तो अब उसके कारण थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या कारण थे। तो मुख्य कारण ये था कि लगान की नई पद्धति आ गई, एक तो ये कारण था। दूसरा, ईसाई मिशनरियों की घुसपैठ हुई और जनजातियों को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि उनके धर्म पर कोई हस्तक्षेप करे। वनों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया, ये भी एक था। तो इस प्रकार से ये कई सारी चीज़ें होती हैं। अब इसके बाद देखिए पहाड़िया विद्रोह जो एक हुआ था राजमहल की पहाड़ियों में हुआ, ठीक है। और खोंड विद्रोह जो था, देखिए यहाँ पे एक खोंड विद्रोह की बात आती है। तो खोंड विद्रोह जो हुआ वो नेता उसका कौन था, तो चक्र बिसोई है, ठीक है, आगे आएगा, चक्र बिसोई है। और ये जो था तो इनका जो विद्रोह का कारण क्या था कि सरकार द्वारा नए करों को लगाना, उनके क्षेत्र में जमींदारों और साहूकारों का प्रवेश देना तथा मानव जाति पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाना। ये जो है खोंड का जो था वो समस्या थी, इसलिए इन्होंने किया। और इसके नेता चक्र बिसोई थे, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है। और कालांतर में राधा कृष्ण दंड सेन भी इनके आंदोलन में शामिल हुए। फिर कोल विद्रोह की बात करें तो रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू, है ना, ये सब हुआ। ये झारखंड वाले एरिया में कोल विद्रोह होता है। इसके जो और ये प्रारंभ कब हुआ, अब यहाँ पे देख लीजिए, इस फैक्ट पे याद रखिए 1831 में, मतलब 1857 के लगभग आप 20-25 साल पहले की बात है, कोल विद्रोह होता है और बुद्धो भगत उसका नेतृत्व करता है, ठीक है ना। ये वही झारखंड के आसपास का क्षेत्र है। संथाल विद्रोह की बात करें तो ये 1855 और 56। एक प्रश्न आता है 1857 की क्रांति के जस्ट पूर्व में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो ये संथाल था, ठीक है। और इसमें क्या था कि जो इसका विद्रोह था मुख्यतः वह भागलपुर से राजमहल के बीच में केंद्रित था, ठीक है। आपने भागलपुर देखा होगा, बिहार में भागलपुर पड़ता है बंगाल की सीमा के पास, ठीक है। और नीचे झारखंड राजमहल ये वाला क्षेत्र पड़ता है, तो उसी स्थान की बात कर रहे हैं। इस स्थान को दामन ए कोह की संज्ञा दी जाती है। तो दामन ए कोह का संबंध है किस विद्रोह से, तो ये संथाल विद्रोह से, ठीक है, दामन ए कोह। संथाल विद्रोह के जो नेता थे वो सिद्धू और कान्हू थे, ठीक है। और इसको आप देख लीजिएगा, ये काफ़ी बड़ा दिया हुआ है इसमें, है ना। और एक भील विद्रोह भी है, ठीक है, तो ये इसमें सेवाराम वगैरह का नाम आएगा, ठीक है। भील विद्रोह, सेवाराम, ऐसे याद रख लीजिएगा इसको, ठीक है। एक नैकदा आंदोलन है, तो मध्य प्रदेश और गुजरात के बनवासी नैकदा आदिवासियों द्वारा चलाया गया था। बाउंड मतलब ये जो झाबुआ और अलीराजपुर वाला क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ की बात ये कर रहा है, ठीक है। और फिर एक कोया विद्रोह था, तो ये आंध्र प्रदेश के आसपास, कोया आंध्र प्रदेश, ठीक है। और टोम्पा सोरा ने इसके नेतृत्व किया था कोया को, ठीक है। मुंडा विद्रोह सबसे महत्वपूर्ण, 1899 1900 इस एरिया, इस समय की बात है। तो बिरसा मुंडा आएंगे, इसमें नेतृत्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए मुंडों की जो एक पारंपरिक कृषि व्यवस्था थी जिसको खूंटी कट्टी या मुंडारी बोलते थे, ठीक है। तो उस पे क्या हुआ कि जमींदारी या व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध, मतलब ये उस पर ही कुछ प्रतिबंध लगाना चालू हो गया, उस पर हस्तक्षेप चालू हो गया, तो जिसके कारण इनको ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। बिरसा मुंडा को उल गुलान यानी कि महान हलचल बोला जाता है, ठीक है। और इनके विद्रोह को भी उलगुलन, उलगुलान और उलगुलन महाविद्रोह के नाम से जाना जाता है।
इसे सरदारी विद्रोह के नाम की भी उपमा दी जाती है। सरदारी विद्रोह भी आ सकता है। और मध्य प्रदेश लोकसभा आयोग क्या है, 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछता है। बिरसा मुंडा इंडिविजुअली 3-4 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। फिर इसके बाद देखिए, अब इन्होंने क्या किया, बिरसा मुंडा जी ने, इन्होंने अपने को भगवान का दूत घोषित किया। ठीक है, और फिर क्या होता है कि अब चूंकि अब आंदोलन तो देखिए जितने भी होंगे सब दबाए जाएंगे, तो मैं सीधे ये बता रहा हूँ, कहानी नहीं बता रहा हूँ कि कैसे हुआ क्या हुआ, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ किसने किया, कब किया, कहाँ किया, बस। ठीक है, एज अ लिस्टिंग टाइप इसको समझ लीजिए, मैं लिस्ट तौर पे पूरी बुक को उसका कंक्लूजन निकाल के मैं आप तक रख रहा हूँ। ठीक है, बिरसा को क्या किया गया कि सैलर के पहाड़ी पर ब्रिटिश सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और जहाँ जेल में ही उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए, अल्लूरी सीताराम राजू जैसे गैर आदिवासी लोग भी बने। ठीक है ना, आदिवासी आंदोलन के नेता जो है, गांधीवादी मतलब आदिवासी आंदोलन में गैर आदिवासी भी शामिल हुए। ठीक है, जिसमें अल्लूरी सीताराम राजू भी थे, ये लिखा गया है इसमें। ताना भगत जो था वो छोटा नागपुर बिहार में इसकी शुरुआत होती है। ठीक है ना, तो ये देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं बहुत शॉर्ट में ये पूरा लिखा हुआ है, लिस्ट बनी हुई है कि किसने क्या किया, प्रभावित क्षेत्र नेतृत्व करता है, एकदम लिस्ट टाइप का बना हुआ है। मैं सीधे सीधे आपको सीधे बता देता हूँ डायरेक्टली। तो चुआर विद्रोह जगन्नाथ और दुर्जन सिंह। ठीक है, और वेलुथम्पी का नाम से ही है, वेलुथम्पी। भेल विद्रोह तो दशरथ सेवाराम। ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला भी था। बाकियों के नाम महत्वपूर्ण नहीं है, ये फेमस फेमस नाम है, मैंने हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, इसके बाद देखिए कोल विद्रोह, जिसको लड़का विद्रोह भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये है बुद्धो भगत। खांसी तो तीरथ। ठीक है, तीखा लगता है तो खांसी आती है, ऐसा ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, इसके बाद रंपाओं का विद्रोह तो राजू रंपा, अल्लूरी सीताराम राजू बोल सकते हैं। मुंडा और संथाल आपको मैंने बता ही दिया, सिद्धू कानू है। ठीक है, और मुंडा में आपको मैंने बता दिया बिरसा मुंडा है। ठीक है ना, फिर इसके बाद देखते हैं कि रामोसी विद्रोह आ गया। ठीक है, तो भाई रामोसी विद्रोह में चित्तर सिंह आ जाएंगे। ठीक है, अहोम विद्रोह तो गोमधर कुंवर, असम की बात है। यहाँ पे क्षेत्र देख लीजिएगा, अगर आपको समस्या है तो क्षेत्र भी आप यहाँ लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, फिर इसके बाद देखिए कोया विद्रोह तो टोम्पा सोया सोरा। ठीक है, टोम्पा सोरा ये गोदावरी आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र था। गडकरी विद्रोह कोल्हापुर महाराष्ट्र। ठीक है, और व्यक्ति का नाम भी इन्होंने दे दिया है इस बार। ठीक है, तो बालाजी अहिरेकर। फिर इसके बाद कित्तूर का विद्रोह तो रानी चिन्नम्मा और रायप्पा दो थे। ठीक है, कोल्हापुर या सामंतवादी विद्रोह तो फोर्ड सामंत नाना और अन्ना साहब। गंजाम विद्रोह की बात करें तो श्रीकर भंज। ताना भगत तो ये जतरा भगत। चेंचू आंदोलन ये वेंकटरप्पा। और गाइंडिल्यू का नागा ये जदुनांग और रानी गाइंडिल्यू। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए है, आपने देख लिया जतारा भगत, ये सब चीज़ मैंने आपको ऊपर बताई दी है। चेंचू में वेंकटरपैया। ठीक है, और ये कहाँ था, गुंटूर आंध्र प्रदेश, चेंचू। ठीक है, एक चीज़ जनजाति भी है चेंचू। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश में और ये केरल में भी पाई जाती है। फिर इसके बाद देखिएगा रंपा विद्रोह की हम बात करें तो आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर स्थित रंपा क्षेत्र में हुआ। ठीक है ना, और 1922 से 24 के बीच में रंपा विद्रोह के नेता जो थे अल्लूरी सीताराम राजू थे, जो कि एक गैर आदिवासी नेता थे। ये क्वेश्चन कभी बन जाए, ठीक है ना, कि आदिवासी आंदोलन में भी शामिल तो हुआ लेकिन गैर आदिवासी था, कौन था, राजू रंपा था। ठीक है, और 22 से 24 की बात है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के इसमें कई स्थानों पर आदिवासियों द्वारा वन सत्याग्रह भी किया गया। ठीक है, वन सत्याग्रह के दौरान गंजन कोई जैसे नेताओं ने लगान ना अदा करने का अभियान चलाया। खासी विद्रोह खासी और जयंतिया में थी, तीरथ सिंह ने किया, अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको। अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर ने किया। ठीक है, नागा तो ये है रोंग में जदुनांग ने किया है। ठीक है ना, और इसी में कौन आएगा तो ये 17 वर्षीय नागा महिला, ठीक है, गार्डिनेलियो आएंगी। ठीक है ना, और इनको रानी की उपाधि जो थी वो जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस दोनों ने। ठीक है, ज़्यादातर जवाहरलाल नेहरू जी का नाम चलता है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने दोनों ने इसको उपाधि दी थी। और याद रखिएगा एक और चीज़ कि रानी ने जदुनांग के धार्मिक विचारों के आधार पर हेरका पंथ की भी स्थापना की। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, हेरका पंथ, ये क्वेश्चन सब आए हुए ही है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, मैंने बिल्कुल महत्वपूर्ण केवल छाट दिया है। आप अगर आपको लगता है फिर भी आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। मेरा ऐसा विश्वास है कि लगभग 90-95% मैंने सारे फैक्ट काम के निकाल लिए हैं, ऐसा कोई फैक्ट बचा ही नहीं है जो मैंने छोड़ा हो। ठीक है, तो आप तो सिर्फ जो जो हाईलाइट है केवल उतना देखिए, तो आपका अपने आप सारी चीज़ें होती जाएंगी। फिर देखिए
अब इसके बाद देखिए कि अब ये ईसाइयों वगैरह का जो है आगे अब धीरे धीरे स्टार्ट होगा। इरका पंथ के बाद देखिए भारत में अब शिक्षा का विकास की बात करते हैं, ठीक है ना, कि भाई शिक्षा का विकास भारत में किस प्रकार से होगा, कैसे होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें सबसे पहले हम इसको साफ साफ देखते हैं ऐसे कि सबसे पहले वारेन हेस्टिंग जो है वो कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना करेगा 1781 में, ठीक है। इसके बाद देखिए 1784 ईस्वी में हेस्टिंग के सहयोगी सर विल्किंस जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? विल्किंस जोन्स ने की, ठीक है ना। फिर इसके बाद है इन्होंने एशियाटिक रिसर्चेस नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया, ठीक है। इन्होंने क्या किया है कि गीता का संस्कृत में अंग्रेजी अनुवाद भी कर दिया है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के सदस्य थे विल्किंस, ठीक है। तो ये था। फिर विल्किंसन जोन्स ने कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया, ठीक है। गीत गोविंद का भी इन्होंने किया, ठीक है, और मनुस्मृति का भी करा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो विल्किंस थे ना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं विल्किंस, ठीक है। और इन्होंने कई सारे जो ग्रंथ थे उनका इन्होंने अनुवाद किया हुआ है, ठीक है। अनुवाद में देखा जाए कि क्या क्या था, तो एक तो सबसे पहले जो है तो भगवत गीता है, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, गीत गोविंद है, ठीक है, और मनुस्मृति भी है, तो ये किया। फिर इसके बाद 1792 का समय आता है जिसमें ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में एक संस्कृत कॉलेज खोला गया, ठीक है। वेलेज अली ने क्या किया था, तो 1800 में एक फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी थी। यहाँ से जोनाथन डंकन याद रखिए, ठीक है। बनारस में जो संस्कृत कॉलेज खोलेगा, बनारस यूपी, ठीक है। जोनाथन डंकन है। लॉर्ड वेलेज अली ये जो है तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करेगा, ठीक है ना। और ठीक है, अब इसके बाद देखिए अंग्रेज धर्म प्रचारक और ईसाई मिशनरियों ने भारत में शिक्षा के प्रचार हेतु श्रीरामपुर कलकत्ता को अपना केंद्र बनाया। श्रीरामपुर जो है वो कलकत्ता में है, ठीक है। वहाँ पे इन्होंने अपना केंद्र बनाया था ईसाई धर्म प्रचारकों और ईसाई मिशनरियों ने, ठीक है। डेविड हेयर ने नामक एक अंग्रेज ने क्या किया, कलकत्ता में बिशप कॉलेज की स्थापना करी, ठीक है। राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर और हाइड ईस्ट ने मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो कालांतर में प्रेसिडेंसी कॉलेज बना, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए 1813 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया कि वह 1 लाख रुपए साहित्य के पुनरुद्धार और उन्नति के लिए खर्च कर सकता है। अब देखिए भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो ये चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए शिक्षा के माध्यम, अब यहाँ पे माध्यम था, दो प्रकार के माध्यम बन गए थे। माध्यम मतलब कि किस माध्यम में शिक्षा दी जानी चाहिए, तो लोक शिक्षा की समान स्थिति के 10 सदस्य भारत में शिक्षा के माध्यम से विषय के 2 गुट में विभाजित थे। एक प्राच्य विद्या समर्थक दल था और दूसरा आंग्ल विद्या। मतलब आंग्ल विद्या इन द सेंस कि आप समझ लीजिए कि अंग्रेजी के ज़्यादा महत्व देना, और प्राच्य विद्या का मतलब जो हमारी लोकल लैंग्वेजेस हैं जो पहले के, उसको महत्व देना। तो इस प्रकार से 2 दल बटे हुए थे, ठीक है। तो प्राच्य दल समर्थक जो नेता थे उसमें से एस.टी. प्रिंसेप तथा एच.एस. विल्सन थे। काम का यही है, क्योंकि सब तो यही चाहेंगे कि अंग्रेजी में सब कुछ हो, पर ये प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे, इसलिए इनका नाम को मैंने हाईलाइट करा हुआ है, ठीक है। प्राच्य शिक्षा समर्थकों का मानना था कि भारत में संस्कृति और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहन दिया जाए तथा भारत में पाश्चात्य विज्ञान और ज्ञान का प्रसार इन्हीं भाषाओं में किया जाए। मतलब सिर्फ लैंग्वेज की बात थी, बात सिर्फ लैंग्वेज की है ना। ये लैंग्वेज का पूरा चल रहा है कि भाई किस लैंग्वेज में दिया जाए, ठीक है। आप विज्ञान की शिक्षा दो लेकिन माध्यम आप पुराना रखो, ठीक है, जो हमारी पुरानी भाषा थी। एक और गुट जो बम्बई में सक्रिय था, उसके नेता मुनरो और एल्फिस्टन ने पाश्चात्य शिक्षा को स्थानीय देसी भाषा में देने की वकालत की, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आते हैं दूसरी ओर आंग्लवादी दल क्या कहता था, तो आंग्लवादी दल ने भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत की, ठीक है। वे भारत पे पश्चिमी मापदंडों को पूर्णतः आरोपित करना चाहते थे। वे विश्वास था उन्हें कि यदि अंग्रेजी भाषा को माध्यम के रूप में अपनाया गया तो आने वाले 30 वर्षों में बंगाल के सभ्य वर्ग में एक भी मूर्ति पूजक नहीं रहेगा। मतलब वो एकदम ड्रास्टिक चेंज करना चाह रहे थे, एकदम बदलाव चाह रहे थे। अब देखिए एक इसमें लॉर्ड मैकाले का नाम आता है,
को लोक शिक्षा समिति बंगाल का प्रधान नियुक्त किया गया। ठीक है, बाद में यही है जो जो अंग्रेजी माध्यम में जो भी काम होंगे वो यही सब करें। अब देखिए इसने फिर, अब आप देख लीजिए इसके बाद आगे काम का आपके नहीं है ना, इसमें सीधे मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। एक शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत है, इसको देख लीजिए। इसमें यह था कि शिक्षा के अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादन इस उद्देश्य से किया गया कि सर्वप्रथम उच्च वर्ग को शिक्षित किया जाए, इस वर्ग के शिक्षित होने पर छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुंचाया जाए। ठीक है, इसी को बोलते हैं शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, मतलब ऊपर से शिक्षा छन छन के नीचे पहुंचे। ठीक है, फिल्टर्ड होके। अब इसका जो प्रतिपादक था वो कौन था, तो लॉर्ड ऑकलैंड थे। ठीक है, इसके जो प्रतिपादक थे वो थे लॉर्ड ऑकलैंड। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए 1854 का वुड डिस्पैच आता है। तो 1853 के चार्टर एक्ट में भारत में शिक्षा के विकास की जांच के लिए एक समिति के गठन का प्रावधान किया गया था। ठीक है, और ये इसमें क्या था, इन्होंने एक मतलब वो बनाया, प्रारूप बनाया जिसमें 100 अनुच्छेद थे। ठीक है, ये चार्ल्स वुड का डिस्पैच एमपीएससी के मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ये 5 नंबर के क्वेश्चन और पहले 6 नंबर के क्वेश्चन जो आते थे उसमें ये डायरेक्टली लिखवाता था कि क्या क्या था वुड डिस्पैच में, क्या मामला था। ठीक है, उसका आप फॉर्मेटिंग ड्राफ्टिंग बताइए पूरी। अब देखिए इसके बाद क्या, इसी को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला गया। ठीक है, भारतीय शिक्षा का इसको। अब इसकी सिफारिशों की हम बात करें, ठीक है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा तो इसको बोला गया, लेकिन इसमें कुछ सिफारिशें भी थी, उसको देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। कि उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रखा गया, ठीक है ना, लेकिन देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, फिर इसके बाद लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना। अब आपको लग रहा होगा कि जो 3 विश्वविद्यालय हमारे बनाए गए ना, वो वुड डिस्पैच की ही देन थी, वुड डिस्पैच में ही उसका प्रावधान का जिक्र था। ठीक है, और वुड की डिस्पैच की सिफारिशों के प्रभाव में आने के बाद अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब क्या होता है इसके आगे, फिर एक जेई बेथुन नाम के व्यक्ति थे, इन्होंने महिला पाठशालाओं की स्थापना की। ठीक है, और बम्बई स्थित दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और आगरकर ने मिलकर किया था। एक दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी थी, उसकी स्थापना किसने की थी, तो बाल गंगाधर तिलक और आगरकर ने की थी बम्बई में। फिर इसके बाद हंटर कमीशन आता है। हंटर कमीशन का संबंध शिक्षा से था, तो 1882 में आएगा, हंटर अध्यक्ष होंगे। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था, 1854 के बाद शिक्षा के क्षेत्र में की गई प्रगति का मूल्यांकन करना। ठीक है, ये था इसका मेन उद्देश्य। और इस आयोग को प्राथमिक शिक्षा के प्रचार के लिए उपाय भी सुझाने थे, तो इसका संबंध प्राथमिक शिक्षा के प्रचार से था। ठीक है, और प्रगति का ये मूल्यांकन भी कर ही रहा था। सिफारिशों की बात करें तो ये कह रहा है कि यह शिक्षा स्थानीय भाषाओं में उपयोगी विषयों में हो और उच्च शिक्षा संस्थानों के संचालन से सरकार को हट जाना चाहिए। ये चीज़ हंटर कमीशन ने बोली थी, जो कि 1882 में आया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं रेले कमीशन बनता है 1902 में। ठीक है, 1901 में कर्जन ने भारत में उच्चतम शिक्षा और विश्वविद्यालय अधिकारियों का एक सम्मेलन शिमला में बुलाया। सम्मेलन में प्रस्ताव पारित किया गया, उसको शिमला प्रस्ताव बोलते हैं। ठीक है, तो शिमला प्रस्ताव जो है वो आप याद रखिएगा 1901 में भी हुआ है शिमला। लॉर्ड कर्जन ने उच्चतम शिक्षा और विश्वविद्यालय अधिकारियों का एक सम्मेलन बुलाया था। ठीक है, उसको बोलते हैं। अब रेले महत्वपूर्ण है, 1902 में थॉमस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की और गुरुपद दास बनर्जी और सैयद विला ग्रामी भी इसके सदस्य बनाए गए। और 1904 में जो है वो विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। अब इसमें क्या क्या था विश्वविद्यालय अधिनियम में, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, और बस मैं इसके आगे का फैक्ट बता रहा हूँ कि कर्जन के समय में और क्या क्या हुआ। तो भारत में शिक्षा महानिर्देशक की नियुक्ति हुई। ठीक है, कर्जन के समय में, और इस स्थान को ग्रहण करने वाला प्रथम अंग्रेज अधिकारी जो था वो था H.W. ऑरेंज। ठीक है, वो था H.W. ऑरेंज। ये पहला व्यक्ति था। शिक्षा महानिदेशक पद कब सृजित किया गया, तो कर्जन के समय में किया गया, और H.W. ऑरेंज जो थे वो पहले शिक्षा के महानिदेशक थे। ठीक है, इसके आगे देखिए अब 1913 का एक सरकारी प्रस्ताव आता है। तो 1913 को नवीन शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव पारित किया गया। प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय की स्थापना पर जोर दिया गया। ठीक है, अब एक आता है सैडलर आयोग। सैडलर आयोग 1917 की बात है। सैडलर आयोग मतलब 1917।
इसको कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी बोलते हैं। ठीक है, डॉक्टर माइकल सैडलर के नेतृत्व में आया। ठीक है, और इसमें 2 हमारे सदस्य भी थे जो भारतीय थे, आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। ठीक है, ये बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में बहुत डीप में या यूपीएससी में डीप लेवल में पूछे जाएंगे कि सैडलर आयोग में 2 भारतीय कौन लोग थे, तो आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद थे। ठीक है, और उस समय जो ये सैडलर थे वो कहाँ के थे, तो लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे। ठीक है, फिर ये आते हैं और इनके सुझावों पर मेन चीज़ देखिए, उत्तर प्रदेश में एक बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना हुई। ठीक है, यूपीपीसीएस का पेपर भी है तो आगे तो ध्यान रखिएगा, इसमें आ सकता है क्वेश्चन की सैडलर आयोग के सुझावों पर उत्तर प्रदेश में एक बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना होती है। ठीक है, इसको मैंने हाईलाइट और कर दिया है। फिर इसके बाद हारटोग समिति आती है। हारटोग समिति 1929 में बनेगी, ये भी शिक्षा से संबंधित होगी। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा पर इसमें बल दिया जाएगा। ये हम मेनली पढ़ क्या रहे हैं कि जो शिक्षा के बारे में जो प्रयास हुए हैं भारत में वो है। अब देखिए यहाँ पे शिक्षा के अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था, लॉर्ड ऑकलैंड था। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो है बुद्धिस्ट फैक्ट को माना जाता है। प्राथमिक शिक्षा पर पहली बार हंटर कमीशन ने रिपोर्ट में जोर दिया। लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर वुड डिस्पैच में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। ठीक है, कहाँ कहाँ, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, ये 3 जगहों पर प्रेसिडेंसियों में विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया गया। ठीक है, महिला शिक्षा की दिशा में जो प्रथम भारतीय प्रयास था तो ब्रह्म समाज ने किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। भारतीय लोक सेवा को इस बात की चौखट नाम से भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस बात की चौखट है भारतीय लोक सेवा। ठीक है, और 1861 में सरकार द्वारा द इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट पास किया गया। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद आती है 1937 की वर्धा योजना, ये शिक्षा से संबंधित थी। ठीक है, वर्धा योजना बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना, ये देखा हुआ है बुनियादी। इसमें 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था संबंधी बात थी। विभिन्न प्रकार के यहाँ आयोग दिए गए हैं, जैसे वुड डिस्पैच डलहौजी के शासनकाल में आया, हंटर आयोग लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आया, 1882 की बात है। रेले आयोग कर्जन के समय आएगा 1902 में। सैडलर आयोग 1917 लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। ठीक है, इंच केप आयोग जो है वो लॉर्ड रीडिंग 1923, ये शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, वहाँ जो छूट गया था मैं उसको यहाँ पे और बता देता हूँ आपको। जैसे एक तो ये इंच कैप है, ठीक है, जो कि 1923 में आएगा। इसके बाद हारटोग समिति जो है वो देखिए, तो ये हारटोग समिति जो है वो प्राथमिक शिक्षा 1929। ठीक है, लिंडसे आयोग प्रौढ़ शिक्षा लॉर्ड इरविन। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित अलग ही फैक्ट है ये, इसलिए इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये लॉर्ड इरविन जो है उसके शासनकाल में ये था। वर्धा योजना महात्मा गांधी 1937। सार्जेंट एक आयोग जो है वो जो है तो लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में 1944 में आएगा। तो इस प्रकार से शिक्षा के संदर्भ में जो है तो मैंने आपको बताया। ठीक है, और सार्जेंट योजना 1944, ठीक है, ये देख लीजिएगा आप लोग। इसमें क्या क्या था, तो वही था, देश में प्रारंभिक विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए जाएं, 6 से 11 तक के बालक बालिकाओं के लिए व्यापक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था हो। ठीक है, 11 से 17 वर्ष की उम्र के 6 वर्ष, तो ये सब चीज़ें हैं, मेन ऑप्शन याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए स्वतंत्रता के बाद जो शिक्षा का विकास है उस पर हम बात कर लें, बहुत शॉर्ट में बात करेंगे 2 मिनट के अंदर, इसको देखिएगा। तो सबसे पहला आयोग जो बनता है ना, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ही बनता है। ठीक है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 49 में। ठीक है, तो डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके बाद कोठारी शिक्षा आयोग। ठीक है, कोठारी शिक्षा आयोग 1964 में। ठीक है, ये शिक्षा संबंधित था। ठीक है, एमपी कुल सचिव का एक एग्जाम है 25 जून को। ठीक है, उसमें जो है तो विश्वविद्यालय और शिक्षा संबंधी फैक्ट्स आते हैं, तो ये दोनों फैक्ट उस एग्जाम के लिए आपके महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नई शिक्षा नीति की बात करें तो कोठारी आयोग की राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 1968 में, ये कोठारी आयोग की सिफारिश के आधार पर ही 1968 में प्रथम शिक्षा नीति बनी। क्या क्या प्रावधान थे आप इसको देख लीजिएगा, ये काम का नहीं है अभी अपने फिलहाल के लिए। फिर नई शिक्षा नीति 1986 में बनी, तब राजीव गांधी जी का शासनकाल था। ठीक है ना, और 1986 में इसको प्रस्तुत किया गया बन के। ठीक है, और फिर इसके बाद
शिक्षा के संदर्भ में यही था फैक्ट्स, है ना। इसके बाद देखिए भारतीय समाचार पत्रों का जो इतिहास है, ठीक है, हम इसको देखते हैं। तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत जो है तो 16वीं सदी में पुर्तगाली मिशनरियों द्वारा प्रारंभ किया गया। जेम्स ऑगस्टिन हिक्की 1980, ठीक है। बंगाल गजेट आपको पता होगा, ठीक है, ये भारत का पहला अखबार माना जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र जो था 1816 में प्रकाशित बंगाल गजट था, ठीक है। भारतीय द्वारा, किसी भी भारतीय द्वारा, ठीक है, जो इंडियन द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित भारत का पहला, तो ये बंगाल गजट था जिसको गंगाधर भट्टाचार्य ने किया था। इसके बाद भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय राजा राम मोहन राय जी को दिया जाता है, ठीक है। संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार, ठीक है, ये मिरातुल अखबार जो था वो फारसी था, ये ध्यान रखिएगा, ये उन्होंने किया था। इससे क्वेश्चन आ चुका है कई परीक्षाओं में, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर है इन इंग्लो इंडियन अखबारों में देखिए तो इंग्लिशमैन सर्वाधिक रूढ़िवादी था, ठीक है, और प्रतिक्रियावादी, और स्टेटमैन सर्वाधिक उदारवादी दृष्टिकोण वाला था। दो दो महत्वपूर्ण नाम है, एक इंग्लिशमैन है तो सर्वाधिक रूढ़वादी और प्रतिक्रियावादी था, ठीक है, और इसके बाद स्टेटमैन जो है वो सर्वाधिक उदारवादी था। फिर इसके बाद देखिए सोम प्रकाश, यहाँ पे एक सोम प्रकाश है, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है, बंगाली भाषा में इन्होंने किया था। फिर देखिए सोम प्रकाश एक ऐसा समाचार पत्र था, ठीक है, जिसके विरुद्ध लिटन का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था, ठीक है। और फिर ये देखिए क्रिस्टोफर पाल दास को जो है तो पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता था, ठीक है। हिंदू पैट्रियट के संपादक पत्रकारिता के जो राजकुमार क्रिस्टोफर दास थे, हिंदू पैट्रियट के संपादक, ठीक है। फिर इसके बाद है देखिए बांग्ला भाषा में मोतीलाल घोष ने अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किया, ठीक है। अब लिटन के जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए यह जो था ना, तो ये रातों रात जो है वो अंग्रेजी साप्ताहिक में परिवर्तित हो गया था, ठीक है। पहले ये लोकल लैंग्वेजेस में आता था, और जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, ठीक है, 78 वाला, तो वो क्या करता था, वो इसको प्रतिबंधित करता था। तो ये क्या किए इन्होंने, उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट कर लिया रातों रात कि मैं अंग्रेजी में भैया हम छापेंगे अब चीज़ें, ठीक है। 1826 में कानपुर से जुगल किशोर द्वारा हिंदी में प्रकाशित उदंत मार्तंड भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र है। तो जो है तो पहला हिंदी समाचार पत्र मैंने आपको बता दिया, जुगल किशोर हिंदी द्वारा, ठीक है, उदंत मार्तंड के नाम से। 1913 ईस्वी में गदर का प्रकाशन होगा सैन फ्रांसिस्को अमेरिका से, ठीक है। अब इसके बाद देखिए प्रेस पर कुछ प्रतिबंध जो लगाए गए वो कब लगे, तो 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली ने प्रेस नियंत्रण अधिनियम लगाया, ठीक है। इसके बाद एक आया था अनुज्ञप्ति नियम, लाइसेंसिंग जो जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा राजा राम मोहन राय का मिरातुल अखबार प्रतिबंधित किया गया था, ठीक है। तो ये लाइसेंसिंग जो रूल आए थे या नियम आए थे, जो भी बोलेंगे उसको, अनुज्ञप्ति नियम, उसके तहत मिरातुल अखबार को बैन किया गया था, प्रतिबंधित किया गया था, ठीक है। अब इसके बाद एक लिस्ट आती है, इस लिस्ट में हम फटाफट देखेंगे। संपादक रॉबर्ट नाइट ने 5 प्रकार की चीज़ें निकाली, देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टेट्समैन, इंग्लिश मेल, मद्रास मेल, ये 4 किसने निकाला, रॉबर्ट नाइट ने, ठीक है। इसके बाद देखिए पायोनियर किसने करा था, तो जॉर्ज एलन ने किया था, ठीक है। और अमृत बाजार पत्रिका जो है, ठीक है, तो वो शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष इन्होंने किया, ठीक है। एक है ये जो सोम प्रकाश था, तो वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का था, ठीक है, वो है। एक बंगवासी करके था, तो ये जोगिंदर नाथ बोस का था, बंगवासी, ठीक है। फिर इसके बाद है हिंदू, तो जो हिंदू था वो था आपका वीर राघवाचारी के नाम से, ठीक है, तो इसको भी मैं कर देता हूँ, ये वीर राघवाचारी। इसके बाद देखिए केसरी मराठा, तो ये तिलक, हिंदू, रानाडे और राघवाचारी, ठीक है। हिंदू देखिए वीर राघवाचारी, और हिंदू में रानाडे का भी नाम था, ठीक है, ये रानाडे और राघवाचारी, इसको भी कर देते हैं। फिर इसके बाद देखिए नेटिव ओपिनियन, ये नेटिव ओपिनियन जो समाचार पत्र था, ठीक है, तो ये BN मंडलिक के द्वारा था। बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, इसको मैं अब ऐसे ही लिख देता हूँ, बंगाली जो था वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारत मित्र, तो ये बाल मुकुंद गुप्त। हिंदुस्तान मदन मोहन मालवीय, ठीक है, और प्रताप नारायण मिश्र, ये था इनका। फिर इसके बाद है आप देखिए कि बम्बई दर्पण, ठीक है, तो ये आपका
बाल शास्त्री, बस स्टैंडर्ड और कॉमनवेल्थ। ठीक है, ये बस स्टैंडर्ड और कॉमनवेल्थ ये दो नाम थे। तो ये एनी बेसेंट का था ये। ठीक है, और यहाँ पे ये मदन मोहन मालवीय जी का मैंने आपको पहले ही बताया, हिंदुस्तान जो था वो था। फिर इसके बाद देखिए हिंदुस्तानी स्टैंडर्ड करके एक है, तो ये सच्चिदानंद सिन्हा जी का था। ठीक है, और अब यहाँ पे दो और चीज़ें हैं, कवि वचन सुधा हरिश्चंद्र मैगजीन, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं। ठीक है, फिर ये कुछ काम के नहीं है तो इसको आप नहीं मत देखिएगा। महात्मा गांधी जी के जो तीन थे, ठीक है, वो मैं आपको इकट्ठा बता देता हूँ। ये महात्मा गांधी जी के तीन थे, तो ये यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन, ये तीनों महात्मा गांधी के थे। एक इंडिपेंडेंस नाम से भी एक है, ये मोतीलाल नेहरू जी ने करा था इसको। हिंदुस्तान टाइम्स, तो ये के.एम. पन्नीकर जी थे। ठीक है, हेराल्ड, तो आपने एक बार कई बार नाम सुना होगा, जवाहरलाल नेहरू जी का नाम था। ठीक है ना। उदंत मार्तंड जो है जुगल किशोर। ठीक है, ये है। द ट्रिब्यून देखें तो ये मजीठिया जी ने करा था, सरदयाल सिंह मजीठिया। ठीक है, इसके बाद अल हिलाल और अल बिलाग, ठीक है, ये दोनों, तो ये आप पता है आपको, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कामरेड और हमदर्द, ठीक है, ये दोनों जो थे तो ये आपके मोहम्मद अली जिन्ना के थे। ठीक है, कामरेड और हमदर्द दोनों। फिर इसके बाद प्रताप, तो ये गणेश शंकर विद्यार्थी जी का था। ठीक है, गदर जो था वो गदर पार्टी का था, और हिंदू पैट्रियट जो था वो हरिश्चंद्र मुखर्जी जी का था। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये बता दिया। अब इसके आगे हम देखते हैं कि फिर देखिए कि जो समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसको बोलते हैं, तो चार्ल्स चार्ल्स मेटकाफ को बोलते हैं। ठीक है, 1823 के एक्ट को समाप्त कर मेटकाफ ने समाप्त कर दिया था, और 1835 में लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस अधिनियम लागू करवाया था। ठीक है, इसीलिए इसको मुक्तिदाता बोलते हैं। 1823 का एक एक्ट था जो थोड़ा कठोर था, उसको समाप्त किया 1835 में, एक लिबरल एक्ट को लागू कराया, जिसकी वजह से इसको मुक्तिदाता बोलते हैं। ठीक है ना। 1857 के विद्रोह के बाद लाइसेंसिंग एक्ट 1857 को पुनः एक्ट लागू कर दिया गया। ठीक है ना। फिर इसके बाद देखिए 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी था, ये भी देख लीजिए। ठीक है, ये सबसे अधिक खतरनाक था। ठीक है, और फिर इस एक्ट के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को अधिकार मिला हुआ था कि वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र को बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले, और वह कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार की विरोधी हो। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए अब करजन ने 1908 में न्यूज़पेपर एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार उन मुद्रणालयों तथा उसकी संपत्ति को जब्त करने की व्यवस्था थी जिसके द्वारा प्रकाशित समाचार पत्रों के हिंसा अथवा हत्या को बढ़ावा मिलता था। ठीक है, फिर एक 1921 में एक प्रेस कमेटी नियुक्त की गई थी कानूनों की समीक्षा के लिए उद्देश्य से। ठीक है, कानूनों की समीक्षा के उद्देश्य से, जिसमें अध्यक्ष जो थे तेज बहादुर सप्रू जी थे। ठीक है, तो ये भी आप फैक्ट को देख लीजिएगा। फिर इसके बाद है अब कुछ जो इनके नियम आए थे, है ना, अधिनियम वगैरह, वो कौन कौन से थे। तो अनुज्ञप्ति नियम जो था वो जॉन एडम्स में आया था। ठीक है, और ये लाइसेंसिंग वाला था 1823 वाला। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जॉन एडम्स। मेटकाफ के बारे में आपको पता है 1835 का आया। अनुज्ञप्ति 1857 एक आया, फिर से आया था जी, तो ये लॉर्ड कैनिंग में आया। उसके बाद जो मैंने आपसे बताया भी फिर से लागू किया गया था वो। पंजीकरण अधिनियम 1876 लॉरेंस। देसी भाषा समाचार, ये वर्नाकुलर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये लॉर्ड लिटन। ठीक है, ये सबसे अधिक खतरनाक था इसलिए बोल रहे हैं। समाचार पत्र 1908 लॉर्ड मिंटो द्वितीय। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910 मिंटो द्वितीय में आया। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1931 लॉर्ड इरविन में आया, और समाचार पत्र अधिनियम 1951 स्वतंत्र भारत में आया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस वर्ष 1684 में बॉम्बे में स्थापित किया था। ठीक है, बम्बई में स्थापित किया था, और 1878 वाले जो वो था उसको मुंह बंद करने वाला जो है अधिनियम भी कहा जाता था। अब इसके आगे हम आगे देखेंगे 19वीं सदी में जो सामाजिक आर्थिक जागरण हुआ, जो पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है, तो इसके आगे हम अब देखेंगे, है ना। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।